हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो बच्चों, पार्ट 3 हमने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3 में हमने किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बच्चों 3 पार्ट्स रह गए थे। 3 टाइप्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना रह गया था। तो आइए आज हम शुरू करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, और कोशिश करेंगे कि ये सारा चैप्टर आज हम कंप्लीट करें। और ये जो इसके जो 3 पार्ट्स हैं बच्चों वो मैंने कवर कराया है। उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में भी। तो ये जो तीनों वीडियोस हैं पार्ट 3 और ये इनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उनको पहले ज़रूर देख लेना और आगे इस वीडियो को देखते हैं। इसमें कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आज हम एंड कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा जो ये 4th पार्ट है इसका, ये है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों, तो ये जो फार्मर नेम है इसी से आपको पता चल रहा होगा कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। ओके, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो फार्मर्स ही होते हैं। तो बच्चों, जो कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट देने के लिए, गेन देने के लिए ये सोसाइटीज़ जो हैं वो फॉर्म की जाती हैं। और इसमें क्या होता है, मेंबर्स को बेटर इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एट रीजनेबल कॉस्ट, ताकि उनको भी लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट जो है वो मिल सके। ओके, इसमें क्या होता है, बेटर क्वालिटी सीड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छी मशीनरी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इरिगेशनल फैसिलिटीज़ के लिए सारी फैसिलिटीज़ जो है इनको प्रोवाइड की जाती हैं और इनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार देना, लोन देना। ओके, इसमें क्या होता है, जो इसके मेंबर्स होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इन मेंबर्स को इजी क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ऑन रीजनेबल टर्म्स। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं ना वो कैपिटल लेकर आते हैं। तो वो जो कैपिटल लेकर आते हैं उस फंड में से, उस कैपिटल में से जिसको भी नीड होती है, जिन भी मेंबर्स को नीड होती है, उन मेंबर्स को ईजिली जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसमें ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो नहीं होती हैं। ओके, और इससे क्या होता है, इससे जो मेंबर्स हैं बच्चों उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उससे बचाने के लिए मेंबर्स को इजी लोन जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। जैसे आपको पता चल रहा होगा, हाउसिंग, हाउस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, कुछ ऐसी स्मॉल फैमिलीज़ होती हैं जिनको हाउसेस की ज़रूरत होती है। तो उनकी जो लिमिटेड इनकम है उससे वो हाउस एकदम से परचेज़ नहीं कर पाते, तो इजी इंस्टॉलमेंट में उनको ऑफ़र किया जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो हाउसेस बनाती है और वो क्या करती है, अपने मेंबर्स को हेल्प करती है, रीजनेबल कॉस्ट पर हाउस प्रोवाइड कराती है। ओके बच्चों, तो ये बहुत ईजी टॉपिक था जो हमारा रह गया था लास्ट। इसके बाद हम करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। कंपनी नेम आपने सुना होगा बहुत, लेकिन जितना टेक्निकल आपको आज सीखने को मिलेगा उतना आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बच्चों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक कंपनी में और बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। और साथ में इनका जो मेन मोटिव होता है बच्चों वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट्स अर्न करना हर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी देखा था। ओके, अब बच्चों ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ये किसके, कौन से एक्ट के अंडर गवर्न होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो ये जो एक्ट है बच्चों ये तो बहुत नया है। तो इससे पहले कौन सा एक्ट था, द कंपनीज एक्ट 1956 जो है इससे पहले का एक्ट था। तो इस जो ये 2003 है इसके अंडर सेक्शन 220 है, सेक्शन 2(20), इसके अंडर लिखा गया है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस एक्ट के अंडर
रजिस्टर कराई गई है या फिर प्रीवियसली किसी भी कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर कराई गई है, जैसे कि 1956। ओके, तो ये क्या है बच्चों? एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और प्रॉफिट्स को अर्न करना इनका मेन मोटिव होता है। साथ ही साथ इनका लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस मतलब ये लॉ की एक क्रिएशन है, लॉ के द्वारा इसको बनाया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये अपने मेंबर्स से अलग इसकी कोई पहचान होती है। और ये कैसी होती है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है बच्चों। तो क्या होता है कि इसमें कोई भी एक ओनर नहीं होता, एक पर्सन इसको नहीं चला रहा होता, और इसका लीगल एंटिटी होती है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कि इसकी जो लॉ है, लॉ के नज़रों में इसकी एक अलग सी पहचान है। जैसे मैंने पहले भी आपको, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, उसमें भी हमने देखा था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी, और साथ ही साथ इसके जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं और इसकी पहचान अलग है। इस कंपनी के नाम पे आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो, स्यू कर सकते हो। कंपनी का नाम है और उसके जो एसेट्स हैं, उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं बच्चों, ये कंपनी के नाम पे ही है। तो बच्चों इसका लीगल स्टेटस होता है, ये क्रिएशन ऑफ लॉ होती है, और साथ ही साथ ये कैसा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है बच्चों। ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये ब्रीथ नहीं करता, ये सांस नहीं लेता है, ये चलता नहीं है, बट जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं बच्चों, ये इसी की होती हैं। तो इसीलिए इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, इसकी अलग से पहचान होती है। क्या होता है कि जब आप केस करते हैं किसी कंपनी पे, तो कंपनी पर केस होता है। जैसे कि अगर आपने रिलायंस पर केस किया है तो रिलायंस पर केस होगा, अंबानी पर केस नहीं होगा, ठीक है, उसके नाम पर होगा। यस, उसके जो ओनर हैं वो अंबानी हैं, तो इसलिए वो उसको देखेंगे, सारा मैनेज वो ही करेंगे चीज़ों को, बट जो केस होगा वो किसके नेम पर होगा? कंपनी के नेम पर होगा। ओके बच्चों, आगे आते हैं, इसमें आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा परपेचुअल सक्सेशन में। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है बच्चों कि ये जो कंपनी है इसमें मेंबर्स जो हैं वो आते जाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? आप देखो क्या होगा कि ये जो क्रिएशन ऑफ लॉ है ना, ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, तो इसका जो एंड होगा ना, जब ये वाइंड अप होगी, वो भी बच्चों कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें मेंबर्स आते जाते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी कब बंद होगी? जब लॉफुली उसको बंद किया जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये सिग्नेचर तो अपने कर नहीं सकती, ठीक है ना। तो क्या होगा? इसकी एक स्टैम्प टाइप से एक सील होगी, और जो कि हर डॉक्यूमेंट पे, कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे इसकी सील जो है वो लगाई जाएगी, जो कि इसके ऑथराइज्ड सिग्नेचर होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आपने सुना होगा शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने भी कुछ शेयर्स जो हैं किसी कंपनी के लिए होंगे बच्चों, तो वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स जो हैं वो इन कंपनीज के ओनर माने जाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि सारे शेयर्स जो हैं, सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो हर रोज़ जाकर उसमें काम नहीं करते, तो इसलिए इनकी जो मैनेजिंग बॉडी होती है बच्चों, वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कमिटी होती है जो चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है, ना कि शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? फंड्स क्रिएट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के। तो कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? मैम ये तो बताया नहीं। तो कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं बच्चों? जो कंपनी की कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड होती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में, और फीचर्स काफ़ी सारे मैंने आपको पहले भी बताया था। जब हम इसका डेफिनेशंस वगैरह करते हैं, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो उसके फीचर्स वहीं से ही आ जाते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट फीचर हमने अभी यहाँ पे कवर कर लिया था कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, लॉ इसको क्रिएट करती है, रजिस्टर्ड होती है कंपनी, तो इसलिए ये कैसी होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ये सब कुछ कर सकती है, बट नेचुरल पर्सन की तरह ब्रीथ नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, ठीक है। ये कैसी होती है? आर्टिफिशियल होती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका जो लॉ की क्रिएशन होती है, इसलिए इसके मेंबर्स से ये अलग, इसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है। ओके, इसकी फॉर्मेशन बच्चों जैसा हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत इजी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक ही इंसान होता है, वही अपना डिसीजन ले लेता है कि जब मुझे बिजनेस खोलना है तो वो खोल लेगा, जब उसको बंद करना है तो वो बंद कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी होती है बच्चों, कंपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन भी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें बहुत सारे लॉ जो है वो
मतलब जो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी होती है, इनकॉर्पोरेशन कराना होता है, उसी के बाद हम इसकी फॉर्मेशन जो है वो कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों परपेचुअल सक्सेशन। ये भी हमने देख लिया इसमें कि इसके मेंबर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका स्टेटस चेंज नहीं होता, ये कंपनी ही रहती है और ये चलती रहती है, कंटिन्यूएशन में अपना काम करती रहती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों कंट्रोल में भी हमने देख लिया कि इसका जो मेन जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स को अपनी कंपनी में रखते हैं और वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी में बच्चों हमने जैसे पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। कब तक लिमिटेड होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स। ठीक है, तो जितनी शेयर के लिए इसके मेंबर्स हैं सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी होती है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले कि मैंने कंपनी के 2000 शेयर्स जो हैं वो परचेज किए थे, ओके, जिनकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़। ओके, लेकिन अभी तक मैंने क्या किया था, 7 रुपीज़ जो है वो पर शेयर दे दिए थे। मैं अभी कितने के लिए लायबल हूँ? ओनली ₹3, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है जो कि अभी बाकी है देना कंपनी को वो कितना है, सिर्फ 3 रुपीज़। तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कंपनी अगर मुझसे पैसे मंगवाती है तो मैं कितने के लिए लायबिलिटी है मेरी? ओनली 3 2 6 6,000 रुपीज़। ओके, 6,000 रुपीज़ ही मेरी लाइबिलिटी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। तो कंपनी जब वाइंड अप होती है बच्चों, तो जो इसके मेंबर्स होते हैं वो टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर वो सारा का सारा पैसा उतना ही लेकर जाते हैं, और क्रेडिटर्स भी इस तरीके से जितनी उनकी लिमिट होती है बस उतना ही वो लेकर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों कॉमन सील। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, हमने यहीं पे देख लिया कि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो वो सिग्नेचर नहीं कर पाती, तो इसके हर डॉक्यूमेंट में एक सील होती है, एक डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं। ओके, रिस्क बियरिंग बच्चों, इसमें रिस्क बियरिंग जो है वो बहुत कम होता है, जैसा हमने देखा था कि पार्टनरशिप में और साथ ही साथ सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि लाइबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग रिस्क बहुत ज़्यादा बियर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर जो होते हैं उन पर अलग अलग तरीके से रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क होता है। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं बच्चों। तो देखो आपके जो फीचर्स थे बच्चों उसी में से ही इसके मेरिट्स आते हैं। जैसे कि हमने लाइबिलिटी पढ़ा था फीचर्स में कि लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की बहुत लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड। ओके, जो मेंबर्स हैं उन्होंने कितने शेयर्स लिए थे, उनका कितना अमाउंट जो है वो अनपेड है, बस उतना ही अमाउंट जो है उनका जो ड्यू है वही तब तक ही उनकी उतनी ही लाइबिलिटी है। ओके, उसके बाद बच्चों जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक एक्सेप्शन ज़रूर है, जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है बच्चों वो ट्रांसफ़र नहीं होते। ओके, बाकी सारी अदर केसेस में जो शेयर्स हैं उनका ट्रांसफ़र जो है वो बहुत इजीली हो जाता है, तो इससे जो इन्वेस्टमेंट है लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं और कंपनी भी फंड्स बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाती है। ठीक है, तो जो लोग हैं इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते, शेयर्स कंपनी के कभी भी खरीद लेते हैं और कभी भी उनको बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ईजी होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बहुत ही अच्छा इसका एक मेरिट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये भी हमने फीचर्स में कंप्लीट कर लिया था कि कोई भी मेंबर जो है इसमें आता जाता रहता है, मेंबर्स में गो, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी पर नहीं पड़ता, इसके एग्जिस्टेंस पर नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो चलती रहती है, कंटिन्यू करती रहती है बिजनेस। हाँ, बस जब ये वाइंड अप होती है तो ये कैसे वाइंड अप होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, इसका लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस होता है, वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होने के बाद ही ये ख़त्म होती है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी डेथ से, उनकी इंसॉल्वेंसी से या उसकी बैंकरप्टसी से या उसके रेजिग्नेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को। ओके,
उसके बाद बच्चों आते हैं एक्सपेंशन का स्कोप, इसमें बहुत रहता है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो कंपनी है वो शेयर्स जब इशू करती है तो पब्लिक से बहुत सारे पैसे जो हैं, फंड्स जो है वो अट्रैक्ट करती है, और साथ ही साथ ये अपने नेम पर लोन्स ले सकती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अच्छी कंपनीज़ को काफ़ी ह्यूज अमाउंट का जो लोन है वो प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो इसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि जो फंड्स हैं वो बहुत कम रहते हैं, और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अकेला इंसान होता है, वो इतने फंड्स अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ना ही उसको इतना ज़्यादा लोन मिलता है और ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी ऐसी कोई हेल्प करते हैं। बस पर्सनल लोन्स कुछ बैंक्स देते हैं, उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओके, लेकिन कंपनी के केस में अगर कंपनी बहुत अच्छी चल रही होती है तो बैंक्स बहुत उनको ईजिली अच्छे से लोन जो है, बड़े बड़े लोन्स जो है वो दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसा हमने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं वो उसमें प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होती, वो अकेला काम कर रहा होता है और ना ही उसके पास इतने फंड्स होते हैं कि वो बड़े बड़े अच्छे मैनेजर्स को, प्रोफेशनल्स को अपनी शॉप पे रखे या अपनी कंपनी में रखे। तो लेकिन यहाँ पे जो कंपनी होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, ये कंपनी के पास बहुत फंड्स होते हैं, इनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो ये प्रोफेशनल्स को जॉब पर रखते हैं। टॉप लेवल में बड़े बड़े मैनेजर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिनको अच्छी सैलरी जो है वो पे कर रहे होते हैं, हाई सैलरीज जो है वो पे कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे काम जो है बड़े प्रोफेशनल तरीके से हो रहा होता है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों इसकी लिमिटेशंस के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो आगे हम देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके लिमिटेशंस के बारे में। बच्चों तो आपने देखा है कि हर जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऐसी कंपनी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बच्चों क्या क्या होती हैं आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंपनी की फॉर्मेशन है उसमें बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करने होते हैं, फिर रजिस्ट्रार के पास प्रॉपरली उसमें नेम रजिस्टर कराना होता है, उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है, तभी जो कंपनी है एग्जिस्टेंस में आती है। तो इन सब में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी आप इसको कंपनी को स्टार्ट कर पाओगे। कंपनी के अफेयर्स तभी स्टार्ट होते हैं जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, जिसमें काफ़ी सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। जैसा हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि सीक्रेट रख सकता है वो अपनी सारी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो रजिस्ट्रार होता है उसको टाइम टू टाइम हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है, और साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है बच्चों, जिनके पास हमारे शेयर्स हैं या नहीं भी हैं, जनरल पब्लिक को हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करानी होती है, जिससे बच्चों क्या होता है कि जो हमारे जो ऑपरेशंस हैं कंपनी के उनको हम एज सीक्रेट जो है एज सच नहीं रख पाते। जनरल पब्लिक को हमें सब कुछ शो करना होता है, हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी जनरल पब्लिक को दिखानी होती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। बच्चों बहुत सिंपल सा पॉइंट है, देखो जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना वो सारे का सारा काम जो है वो अपना काम समझ के करता है, ठीक है, कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है, मैं इसमें प्रॉपरली ऑनेस्टली काम करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एक कंपनी होती है ना, समटाइम्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मतलब अपने से अच्छे से काम नहीं करते, डिसऑनेस्ट भी हो जाते हैं कई बार, उतने डिसऑनेस्ट भी नहीं, अब उतने एफर्ट भी नहीं लगा पाते। जैसे एक इंसान होता है ना वो एफर्ट्स लगाता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, सोल प्रोप्राइटर के केस में जो अकेला होता है वो सारे एफर्ट्स लगा देता है टू द बेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय होता है ना वो इतने अच्छे से पूरा प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो उतनी नहीं हो पाती, एफर्ट्स नहीं हो पाते, क्योंकि कंपनी एक अलग से कंपनी है, कंपनी ही रहेगी, उसका खुद का बिजनेस नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं न्यूमरस रेगुलेशंस। यहाँ पे ये हमने यहाँ इस पॉइंट में कवर कर ही लिया है कि बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर इसमें हम ऑडिट को देखें, वोटिंग राइट्स में देखें, रिपोर्ट्स जो फाइल करनी होती हैं, सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं बहुत सारे सेबी से, जैसे शेयर्स जब हम इशू करती है कंपनी तब भी कुछ सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, प्रॉस्पेक्टस निकालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं कंपनी
के ऊपर, तो ये भी एक तरीके से इसकी लिमिटेशन हो जाती है। उसके बाद बच्चों जैसा हमने देखा था कि कंपनी जो है उनके ओनर्स अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। तो ये जो लेवल के लोग हैं वो डिसीजन प्रॉपरली जब लेते हैं तो डेमोक्रेटिकली लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है, मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिकली होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे जो मेंबर्स होते हैं वो मेजॉरिटी जो है अगर डिसीजन लेती है तभी वो डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, एक डिसीजन जो है वो क्विकली नहीं लिया जाता। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में हमने इसका ऑपोजिट पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत क्विकली हो जाती है और यहाँ पे वो बहुत ही डिलेड हो जाती है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। इसका एक लिमिटेशन है बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो कंपनी है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग लिए तो जाते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक है ये प्रॉपरली इसमें अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स के एज अ रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं, लेकिन वो ईच एंड एवरी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो पूरा नहीं कर सकते। अब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनकी डिमांड्स को वो पूरा करने लगे, वो देखने लगे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे कि सबकी डिमांड्स को पूरा कर पाएँ, सबकी बात को मान पाएँ। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो पूरी कंट्री में वाइडली स्प्रेड होते हैं, तो उनका डिसीजन जो है वो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। और होता क्या है, कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, और उससे होता क्या है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बस क्या हो सकता है कि वो अपने शेयर्स जो हैं वो लीव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके अलावा उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जनरल मीटिंग्स में पार्ट भी नहीं कई बार ले पाते हैं प्रॉपरली। और जैसे आपके पेरेंट्स भी होंगे कुछ, अब उनमें क्या होगा, मान लो उन्होंने रिलायंस के शेयर्स लिए हों, तो हर बार वो उनकी जनरल मीटिंग जो है वो अटेंड करने नहीं जाते होंगे, और हालांकि वो ओनर है लेकिन वो एज सच कंपनी में जाकर बोल नहीं सकते कि हाँ मैं ओनर हूँ। अब सपोज़ आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर के पास रिलायंस के शेयर्स हैं, लेकिन अगर वो मतलब अगर जाएं कंपनी में, रिलायंस कंपनी में जाकर कहें कि मैं तो मालिक हूँ, मुझे चाय पानी पिलाओ, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो जनरल मीटिंग में हिस्सा भी कई बार नहीं लेते होंगे, क्योंकि वो बहुत वर्ल्ड वाइड जो है पूरे इंडिया में कोने कोने से शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जनरल मीटिंग्स में नहीं आते, और अल्टीमेटली होता क्या है, एट द एंड वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं इसलिए यहाँ पे ये इसकी एक लिमिटेशन जो है वो बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। यहाँ पे भी सेम पॉइंट ही है एक तरीके से। यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनकी अलग डिज़ायर्स होती हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, वो क्या चाहते होंगे कि हमें बहुत अच्छी सैलरी मिले, और जो कंज्यूमर्स होंगे वो चाहेंगे कि हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत अराइज होते रहते हैं। सबके डिमांड्स को पूरा करना फिजिबल नहीं होता कंपनी के लिए, तो क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेफिनेटली अराइज होता है। जितने ज़्यादा बर्तन होते हैं बच्चों उतने ज़्यादा खड़कते हैं। ओके तो इसी जोक के साथ यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो बच्चों आपके 11th क्लास में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये 2 टाइप्स की कंपनीज हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जो बच्चों पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम मेंबर्स होते हैं। जब ये 7 मेंबर्स हो जाते हैं और सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाता है, तब ये पब्लिक कंपनी जो है अपने अफेयर्स स्टार्ट कर सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है बच्चों। और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स में। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें बच्चों, तो मिनिमम 2 मेंबर्स जो है वो प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स इसमें कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। ओके, और ये अपना बिजनेस जो है वो कब स्टार्ट कर सकती है बच्चों, जैसे ही इसको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, ये अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। ओके बच्चों, और साथ ही साथ अगर हम नेम की बात करें तो इसमें ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपने नेम के साथ ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो ज़रूर यूज़ करती है, ये कंपल्सरी होता है। ओके बच्चों,
उसके बाद अभी हमने देखा था शेयर्स के ट्रांसफ़र में बच्चों क्या था कि जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके पास राइट नहीं होता अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने का। ये रिस्ट्रिक्ट करती है द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। और वहीं पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये अपनी सिक्योरिटीज़ को एक क्लिक पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो आ गई हैं जिसमें आप डिजिटल हो गया है सब कुछ, आप एक क्लिक पर शेयर्स जो है वो बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। आपके पेरेंट्स जो हैं वो ज़रूर ये काम करते होंगे। ओके, मनी कंट्रोल भी इस तरीके से ऐसी एक साइट है, एक एप्लीकेशन है जिसमें बाय और सेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैक्सिमम लिमिट जो है दोनों ही केसेस में 15 है, और जो मिनिमम डायरेक्टर्स हैं वो पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक कंपनी जो है वो इनवाइट करती है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटीज़ की सब्सक्रिप्शन के लिए, शेयर्स के लिए, और यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ओके, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देती है, पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़। ओके, हाँ जी बच्चों, तो लास्ट हमारा ये चैप्टर का टॉपिक जो है वो रह गया है, क्या है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों अभी तक जो सारे हमने 5 टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन सब के बारे में हमने इसके एडवांटेजेस, इसके लिमिटेशंस जो हैं वो सारी पढ़ ली हैं। तो बच्चों जब हम एक बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने चाहते हैं तो हमें चॉइस करनी होती है कि हम कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अडॉप्ट करने वाले हैं। तो आप भी कॉमर्स स्टूडेंट्स बड़े होकर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर आप स्टार्ट करना चाहते होगे तो उसमें आपको चॉइस करना होगा कि आप कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो चूज करते हो, अडॉप्ट करते हो। तो इसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हमने अभी भी देखा कि जो कंपनी है उसमें हम पब्लिक कंपनी है उसमें पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें मोस्ट एडवांटेजेस जो रहती है वो कंपनी रहती है, क्योंकि ये कैपिटल अरेंज कर सकती है और बड़े बड़े बैंक्स भी इनको बहुत बड़े बड़े लोन प्रोवाइड कराते हैं। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें लीस्ट एडवांटेजेस है, क्योंकि वो एक अकेला पर्सन होता है जो इतने फंड्स नहीं ला पाता। ओके, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन पे आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, इसलिए यहाँ पे लीस्ट एडवांटेजेस है। और सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो मोस्ट एडवांटेजेस है, क्योंकि एक अकेला इंसान जो है यहाँ पे बहुत क्विकली डिसीजन ले लेता है और फॉर्मेशन इसकी बहुत ही सिंपल होती है, इसमें बहुत ही कम रेगुलेशंस होते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, तो ये बच्चों ईज ऑफ फॉर्मेशन था। और कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन में इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है और कंपनी की कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि कंपनी जो है उसमें शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसमें जो एडवांटेज है इसकी नहीं होती, एक्सेप्शन है इसमें। बाकी कंपनी के केस में जो ओनरशिप है वो बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। और पार्टनरशिप इसमें लीस्ट एडवांटेजेस है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो ओनरशिप है आप जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। ओके, उसके बाद हम आते हैं मैनेजर स्किल्स में। तो मैनेजरियल स्किल्स में बच्चों जो मोस्ट एडवांटेजेस है वो कंपनी है, क्योंकि कंपनी में अभी हमने देखा कि प्रोफेशनल्स बहुत सारे हायर करे जाते हैं जिनको हाई सैलरीज पे की जाती है। तो जो हायर किए हुए प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये एडवांटेज हो जाता है। और सोल प्रोप्राइटर, जैसा हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो इतना स्किल्ड नहीं होता, हर काम में स्किल्ड नहीं होता, इसलिए इसकी जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, तो वो लीस्ट एडवांटेजेस है। उसके बाद बच्चों रेगुलेशंस की बात करें तो रेगुलेशंस अभी हमने देखा कि कंपनी को बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, न्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस हमने पॉइंट पढ़ा था, जिसमें हमने उसके ऑडिट को लेकर
उसके जो कंपनी के वो थे सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, उसको लेकर बहुत सारे हमने देखे। तो इसलिए ये लीस्ट एडवांटेज है, लीस्ट एडवांटेजेस हैं, और सोल प्रोप्राइटर जो है वो मोस्ट एडवांटेजेस है, क्योंकि ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इसमें नहीं होती। उसके बाद बच्चों आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में। तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये मोस्ट एडवांटेजेस है, और कंपनी के केस में ये लीस्ट एडवांटेजेस है। ओके, उसके बाद आते हैं कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी में बच्चों कंपनी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, जैसा कि हमने परपेचुअल सक्सेशन में पढ़ा था, चाहे मेंबर्स इसके आते जाते रहें, कंपनी जो है वो चलती रहती है, इसलिए इस केस में ये मोस्ट एडवांटेजेस हैं। और लीस्ट एडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटर है वो उसकी डेथ से इफेक्ट होता है बिजनेस, उसकी डेथ के बाद कंटिन्यू नहीं हो पाता, इसलिए ये लीस्ट एडवांटेजेस है। ओके बच्चों, तो जब हम चॉइस करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा मोस्ट एडवांटेजेस है, किस में सबसे ज़्यादा एडवांटेज है और किस में सबसे कम एडवांटेज है। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से ये सारा चैप्टर आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बच्चों ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।